हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग। मींस नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर जेनेटिक्स को क्यों इंक्लूड किया गया। जी हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग मींस नर्सिंग फील्ड में जेनेटिक्स की कहाँ कहाँ अप्लाई होती है और क्यों नर्सेस को जेनेटिक्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी। या सो आपको ये इस टॉपिक के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ ही अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो प्लीज़ जॉइन अस एंड स्टे कनेक्टेड। सो सबसे पहले देख लेते हैं मेजर एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक मेजर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग। ठीक है। सो सब क्यों हम जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, क्यों, क्या क्या मेजर एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है जेनेटिक्स नर्सिंग में। लेट्स सी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज़। कोई भी डिजीज़ है, अगर किसी भी डिजीज़ का जेनेटिक बैकग्राउंड है, ठीक है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है कोई भी डिजीज़, सो उस डिज़ीज़ का जेनेटिक बेसिस समझने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि हमें जेनेटिक्स पढ़ना है। राइट। मींस हमें पहले जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए और हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि जीन्स क्या होते हैं, किस तरीके से कौन से जीन्स किस डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी डिज़ीज़ को समझ पाएंगे जिसका कि कोई भी जेनेटिक बैकग्राउंड है। ऑल राइट। सो रोल ऑफ डिफरेंट जीन्स इन द कॉजेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड डिफेक्ट। ठीक है, हमें डिफरेंट जीन्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट जीन्स हैं जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स एंड डिफेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। गुड और बैड जीन्स क्या होते हैं हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम के अंदर। ठीक, जीन्स का या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का क्या रोल होता है हेल्थ एंड इलनेस में। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, लेट्स से क्लिनफिल्टर सिंड्रोम XXY, जहाँ पे X एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पॉइंट में हमने समझा कि हम डिजीज़ के जेनेटिक बेसिस को समझने के लिए स्टडी करते हैं जेनेटिक्स की। राइट। हम समझ पाएँ कि किसी भी डिज़ीज़ के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अर्ली एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। सेकेंड पॉइंट है कि हम किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का अर्ली एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस कर पाएँ, मतलब समय से पहले, अर्ली काफ़ी जल्दी में, काफ़ी शुरुआत में ही डायग्नोसिस बना पाएँ किसी भी डिसऑर्डर का, और इफ़ेक्टिव डायग्नोसिस बना पाएँ। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमें पता होगा इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक रिस्क, किसी फैमिली में कितना रिस्क है उस डिज़ीज़ को होने का, जेनेटिक रिस्क कितना है, सो हमें जेनेटिक टेस्टिंग की इन्फॉर्मेशन होगी, स्क्रीनिंग कैसे करनी है वो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। और जब हम इसका इम्प्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो इम्प्लीकेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट, अगर स्क्रीनिंग करने के बाद, जेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद कोई रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, सो उसका इम्प्लीकेशन कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक टेस्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक रिस्क, हाउ टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 1 in 4 रिस्क ऑफ हैविंग अनदर चाइल्ड विद tay डिजीज़। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट में ये क्लियर किया गया कि किस तरीके से हम अर्ली एंड इफ़ेक्टिव डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की। किसी भी डिसऑर्डर को हम किस तरीके से अर्ली, काफ़ी शुरुआत में ही, और इफ़ेक्टिवली उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं कि क्या बीमारी है। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि उस फैमिली में कितना जेनेटिक रिस्क है, फिर हमें जेनेटिक टेस्टिंग करना आना चाहिए, स्क्रीनिंग करना आना चाहिए, और जेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आए उनका इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। राइट। इंटरप्रिटेशन करना मतलब उस रिज़ल्ट को समझना आना चाहिए कि जेनेटिक टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको हम समझ सकें, और इतनी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास कि हम खुद भी समझ सकें और फैमिली को भी समझा सकें कि अगर आपकी फैमिली में 4 बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी होने का रिस्क है तो ऐसा क्यों है।
तो थोड़ा बहुत जब आप पढ़ेंगे तभी आप दूसरे वाले सामने वाले इंसान को समझा पाएंगे। तो आपको बेसिक नॉलेज जेनेटिक्स का होना चाहिए कि किस तरीके से ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होती हैं, किस तरीके से किस कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है डिसीज में, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हेल्थ प्रमोशन विद जेनेटिक एस्पेक्ट। सबसे पहले हमने किसी भी डिजीज़ का जेनेटिक एस्पेक्ट समझा या हेल्थ से रिलेटेड जीन्स का क्या रोल है उसको समझा, एंड देन हम इससे अपनी हेल्थ प्रमोशन की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब अपनी हेल्थ को प्रमोट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने समझ लिया कि अच्छा ठीक है, कोई भी डिज़ीज़ है, उस डिज़ीज़ के होने के लिए या तो इन्वायरमेंट ख़राब हो या फिर जीन्स ख़राब हो, ठीक है, या तो जीन्स ख़राब हैं उस पर्सन के या उसे इन्वायरमेंट ख़राब मिला है तो उसे डिजीज़ हो जाती है, करेक्ट, हमने समझ लिया। तो अब हम समझ सकते हैं कि हमें जीन्स तो इम्प्रूव नहीं हो सकते, इन्वायरमेंट तो इम्प्रूव हो सकता है। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ इंटरवेंशंस लेके हेल्थ प्रमोशन की तरफ जा सकते हैं, राइट। तो हम रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इन रिस्पेक्ट टू जेनेटिक्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि हेल्थ का और डिजीज़ का क्या नाता है जेनेटिक्स से, इंक्लूडिंग हाउ जेनेटिक्स एंड द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट, किस तरीके से जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट मिलके हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, करेक्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया। एंड दिस शुड लीड टू द न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट हेल्थ प्रमोशन, जिससे कि हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे और डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे, बीमारी का रोकथाम और स्वास्थ्य का प्रमोशन, प्रमोशन को क्या बोलते हैं, किस तरीके से उसको बेटर कर पाएंगे, राइट। हेल्दी प्रीनेटल इन्वायरमेंट विल इंश्योर मिनिमल रिस्क ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स अमंग न्यूबॉर्न। जैसे प्रीनेटल इन्वायरमेंट होता है बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर डिलीवरी, राइट, बिफोर डिलीवरी जो भी इन्वायरमेंट है, यानी कि इन वूम्ब, इन द यूटरस ऑफ मदर, तो वहाँ पे जो प्रीनेटल इन्वायरमेंट है अगर वो हेल्दी होगा तो इससे हम मिनिमल रिस्क होगा जेनेटिक डिफेक्ट जाने का न्यूबॉर्न में, राइट। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमने इन्वायरमेंट सही रखा तो इसका आगे क्या जो रिस्क है वो भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक कंडीशंस, प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक कंडीशन, जब हमें जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे हमें काफ़ी सारी नॉलेज भी मिल जाएगी और काफ़ी सारी डिजीज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन्हें कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे कंडीशन का एग्जांपल भी दिया गया है, फेनिलकीटोन्यूरिया। ये फेनिलकीटोन्यूरिया जो है ये एक बायोकेमिकल जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इस फेनिलकीटोन्यूरिया में बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है, बच्चा मानसिक रूप से विकलांग होता है। तो अगर मेंटल रिटार्डेशन है फेनिलकीटोन्यूरिया के बच्चे में, तो अगर हमने टाइम से चेक कर लिया कि इस बच्चे को फेनिलकीटोन्यूरिया है तो हम उस बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, अगर हमने काफ़ी स्टार्टिंग में ही पता कर लिया कि इसको है और काफ़ी स्टार्टिंग में ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जेनेटिक्स की जो स्टडी है, जेनेटिक्स की स्टडी हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी जेनेटिक कंडीशन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फेनिलकीटोन्यूरिया का एग्जांपल देके इस बात को समझाया गया है कि अगर हमने उसको मेंटल रिटार्डेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर हमने उसकी स्क्रीनिंग पहले ही पता लगा लिया फेनिलकीटोन्यूरिया का टाइम से और उसकी फिर डाइट मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी, राइट। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं सेलेक्टेड इंटरवेंशंस लेके। फॉर एग्जांपल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का रिस्क कम किया जा सकता है अगर फॉलिक एसिड को लिया जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी में, ठीक है। प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में अगर फॉलिक एसिड लिया जाए, जितना ज़रूरी है उतना फॉलिक एसिड लिया जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, राइट। सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? इट्स अ डिफेक्ट जिसकी वजह से जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता है और प्रॉपरली उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पाइनल मैनिंजेस हैं वो ओपन रह जाती हैं और यहाँ पे मैनिंजोसील बन जाती है, ठीक है। मैनिंजोसील, मैनिंजोमाइलोसील, ये सब क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, राइट। नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट ऑफ केयर इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो हम जितने भी
मैनेजमेंट एंड केयर इन जेनेटिक डिसऑर्डर, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे केयर करना है, वो भी स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में। कि किसी कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है तो क्या हमने उसके लिए कोई थेरेपी है, क्या कोई जेनेटिक अप्रोच है, किस तरीके से, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल में इट्स नॉट अवेलेबल स्टिल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एक्सप्लोर हो रही हैं, जिन पे अभी रिसर्च चल रहा है, बट स्टिल हमें पता होगा तो हम पेशेंट को एटलीस्ट एडवाइस तो कर ही सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग। सबसे मेन है नर्सेस के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग। अगर आपको पता है कि किस तरीके से जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी डिजीज़ में, तो आप स्क्रीनिंग करके इफ़ेक्टिव काउंसलिंग दे सकते हो उन फैमिलीज़ को जिनको जेनेटिक रिस्क है किसी डिजीज़ होने का। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड काउंसलर की, वो बता रखी हैं कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, और आपको क्लियरली लिसनिंग करनी है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी आप लेंगे वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, लीक नहीं करनी है, राइट। सो ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। एंड देन रेफरल सर्विसेज। अगर आपको पता है कि ये केस यहाँ सॉल्व नहीं हो सकता, इस हॉस्पिटल में इसका सल्यूशन नहीं है, तो आप पेशेंट को ये भी बता सकते हो कि उसको कहाँ जाना है, कौन सी जगह पे उसको इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो नर्सेज जो हैं वो क्लियरली देखेंगी सबसे पहले कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी अवेयरनेस अगर उन लोगों में लेस अवेयरनेस है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे लेस अवेयरनेस होती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को लेके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेके, तो इसीलिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो भी टेस्टिंग है या जो भी ट्रीटमेंट जहाँ अवेलेबल है वहाँ रेफ़र कर सकती हैं नर्सेस, राइट। नेक्स्ट, सोशल एंड एथिकल इश्यूज इन जेनेटिक्स। सो किसी भी बीमारी से लेकर रिलेटेड कुछ ना कुछ सोशल एंड एथिकल इश्यूज होते हैं, तो जेनेटिक्स से भी रिलेटेड सोशल एंड एथिकल इश्यूज समझने को एक नर्स को मौका मिलता है इन दी सब्जेक्ट ऑफ जेनेटिक्स। तो समझ में आ गया कि जेनेटिक्स पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है सारी नर्सेस के लिए, और जेनेटिक्स पढ़ने के बाद उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगी, कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा। समझ में आ गया इस टॉपिक से कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं जेनेटिक्स के इन नर्सिंग। क्लियर है ये टॉपिक। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, ठीक है। You all are free to ask any doubt in comment section, and as well as you can ask in our telegram group। ठीक है, तो हमारे पास टेलीग्राम पे दो चीज़ें हैं, एक है ग्रुप और एक है चैनल। चैनल पे आपको सारा कंटेंट, सारे बुक, सारे पीडीएफ जो है 4th ईयर से थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर इस सीक्वेंस में मिलने वाले हैं। लेकिन ग्रुप में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स, या फिर किसी भी तरह की कोई हेल्प है तो वो उसके लिए यू कैन आस्क फ्रीली इन अवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल, एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू रियली लाइक दिस कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।